Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. जैसे कि आप लोगों में से कुछ लोगों के आपके टेक्स्ट आ रहे थे, डिमांड आ रही थी कि आप लोग चाहते हैं डेमो क्लासेस। वैसे ऑलरेडी मैं जो है वो डेमो क्लासेस आप लोगों के लिए डाल चुकी हूँ जो कि आपके टीजीटी एग्जाम के लिए हैं, बट फिर भी मैं एक और डेमो क्लास आप लोगों के लिए यहाँ पे दे रही हूँ। और ये रहेगा स्ट्रिक्टली आपके टीजीटी के लिए, पीजीटी टीजीटी एग्जाम के लिए रहेगा। आप चाहे सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप लोग जो है स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की जो टीचिंग रिलेटेड है, तो बायोलॉजी आज हम सब्जेक्ट इसमें आपको डेमो देने वाली हूँ। केमिस्ट्री का डेमो लेक्चर भी आपको जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। चलिए समझते हैं। आज का टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया है, दैट इज टॉपिक नेम इज ऑटोजोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। हम जो है जब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ते हैं, आपने सुना होगा, हम जेनेटिक डिसऑर्डर टर्म सुना होगा। तो एक्चुअली ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं यही आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्लासिफाइड होते हैं। अब पहले तो मैं यहाँ पे बेसिक सा चीज आपको बता देती हूँ कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है वो मेंडल की जो एक काम है, मेंडल ने जो क्रॉस वगैरह बनाए हैं, अगर सिंपल भाषा में इसको समझा जाए तो उन क्रॉस के बेस पे वो रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं वो जो है आपके क्रोमोसोम नंबर कम ज्यादा हो जाना, जैसे आप सुनते हैं टर्म, आपने देखा होगा पेपर में भी पॉलीप्लॉइडीज रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर आपने जो है एन्यूप्लॉइडी रिलेटेड कोई टर्म है, तो ये आपके आ जाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज कम ज्यादा हो जाना, उसके बेसिस पे ये होते हैं। और मेंडेलियन डिसऑर्डर में हम इनहेरिटेंस रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट्स से बच्चों में कैसे, उससे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में भी दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं। एक आ जाते हैं आपके पास दैट इज सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स और एक होते हैं ऑटोजोमल। तो आज के लेक्चर में मैं आपको करवाने वाली हूँ ऑटोजोमल डिसऑर्डर। हमें पता है जो क्रोमोसोम होते हैं, मैं बेस्ट एग्जांपल ह्यूमन का ही ले लेती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से कोरिलेट कर पाए। वी नो दैट ह्यूमन बीइंग के पास 44 प्लस हम लिखते हैं 2 क्रोमोसोम, ये जो है वो एक्स एक्स भी हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मेल बॉडी है फीमेल बॉडी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो हम 44 क्रोमोसोम लिखते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोजोम। ओके, और ये जो दो क्रोमोसोम होते हैं इन्हें हम कहते हैं दैट इज एलोसोम, और सिंपली इनको कह दिया जाता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। नाउ ये जो ऑटोजोम है इनसे रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। तो अभी तक तो हम सिर्फ देख रहे हैं, बेस देख रहे हैं कि ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर होते क्या है। देखिए, जब भी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको मेरिट में सबसे टॉप पे आना है, तभी आप जो है सीट अपनी ले पाएंगे, है ना। यहाँ पे सिर्फ पास नहीं होना है, आपको यहाँ पे सीट लेनी है, तो आपको एक बारीकी से चलना है। कई बार बेसिक ही क्वेश्चन आ जाते हैं और बेस में हम रह जाते हैं, और कई बार एडवांस क्वेश्चन आते हैं, तो हर तरह के क्वेश्चन करना जरूरी है। तो मैं तो यही मानती हूँ कि टॉपिक को क्लियर करते हुए चलो, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में भी, और आपको जो है एक अच्छी सफलता भी मिलेगी, ठीक है। तो हम ऑटोजोमल डिसऑर्डर में पहला डिसऑर्डर देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया आपने पहले भी पढ़ा होगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही हम ये टॉपिक्स ले रहे हैं और इसी से रिलेटेड बेस यही है, यहीं से पूछा जाता है। 95% एनसीईआरटी होती है, बाकी 5% आपको जो लगता है या तो वो घुमा फिरा के कुछ होता है या फिर थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कई बार आ जाता है। तो सिकल सेल अनीमिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसा है, ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर है और ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव का मतलब है कि ये अपनी, रिसेसिव का मतलब है कि दबी हुई फॉर्म में है, ठीक है। ये जो है जब इसके जीन या इसके जो पर्टिकुलर चीज है जिसकी वजह से ये हो रहा है, जब वो डोमिनेंट पोजीशन में आएगी तो ही आपको डिजीज होगी, ये मतलब इसका होता है। तो जब सिकल सेल एनीमिया, मैं पहले इसका मेन कॉज बता देती हूँ। एक्चुअली ये रिलेटेड है हमारी बॉडी में जो एचबी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज हीमोग्लोबिन, उस चेन से रिलेटेड। हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है।
ठीक है, एक तरह का प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से बना होता है। तो हीमोग्लोबिन भी किसकी चेन है? अमीनो एसिड की चेन है। तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड की चेन होती है उसमें आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 और 6 नंबर का जो अमीनो एसिड होता है वो यहाँ पे क्या होता है? दैट इज ग्लूटामिक एसिड। कोड इसका याद रखना है, दैट इज GAG। अगर आपको नहीं पता कोडोन क्या होते हैं तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जब आप जेनेटिक्स में एक पढ़ते हैं ट्रांसलेशन, तो आपको पता है वहां पे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, ये अमीनो एसिड के कोडोन कैसे बनते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि एक 3 नाइट्रोजनस बेसिस के कॉम्बिनेशन से एक कोडोन बनता है और उसी कोडोन से एक अमीनो एसिड बनता है। यहाँ पे ये जो है वो कोडोन ग्लूटामिक एसिड के लिए है, जो कि एक अमीनो एसिड है और वो 6th पोजीशन पे, ग्लोबिन चेन की कौन सी पोजीशन पे लगा है? 6th पोजीशन पे लगा है। ये नॉर्मल, हमारे पास नॉर्मल जो हेल्दी चेन है, बट अगर जो है इस 6th पोजीशन पे ये जो ग्लूटामिक एसिड है उसको GUG की जगह जो है, GUG इसकी जगह आ जाए, ए की जगह यहाँ पे क्या आ गया? यू आ गया। तो ये GUG कोई और अमीनो एसिड बन गया, तो ये होता है कोड फॉर वेलिन। वेलिन भी एक अमीनो एसिड है। तो मेन कॉज, मेन सबसे क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सिकल सेल अनीमिया डिजीज किस वजह से हो रही है? जब जो है वो ग्लोबिन चेन के अंदर ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। ठीक है, वेलिन है ये, VA, वेलिन से रिप्लेस हो जाता है। तो ये इसका मेन कारण है, इस वजह से होता है। ठीक है जी। अब अगर आपसे ऑटोजोम के बारे में पूछा जाए, अलील के बारे में पूछा जाए, तो हमें पता है कोई भी जीन है पेयर में हमारी बॉडी में होता है। तो पेयर ऑफ अलील आपको ये ध्यान में रखना है, जो कि है दैट इज HBA विच इज रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन चेन, और दूसरा है दैट इज HBS। ठीक है, तो ये फिनोटाइप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और ये कंडीशन दोनों अलग है। तो ये आ गया आपके पास हिट्रोजाइगस कंडीशन, और होमोजाइगस कंडीशन अगर आती है दैट इज HBS। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई? होमोजाइगस कंडीशन आ गई। ये आपके पास जो फिनोटाइप शो करेगा, मतलब अगर ये जीन आते हैं ऑटोजोम क्रोमोजोम के अंदर, तो उस इंडिविजुअल को डिजीज जो है हो जाएगी, यानी सिकल सेल अनीमिया उसको हो जाएगा। ये जीन आए उसकी वजह, ये जीन क्या करते हैं फिर आगे जाके? फिर वही है कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वेलिन, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो यहाँ से भी आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि डोमिनेंट कंडीशन बताइए, और ये जो है आपको याद रखना है कि होमोजाइगस कंडीशन में होता है, मतलब दोनों सेम है, अगर दो डिफरेंट है तो हिट्रोजाइगस हम वर्ड यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से ये पूछा जा सकता है कि अगर क्या हो गया, जो ग्लूटामिक एसिड है कि इसकी जगह वेलिन अगर आ जाता है तो क्या हो गया ऐसा? तो ये बोलते हैं कि नॉर्मल जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की शेप होती है वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, वो गड़बड़ हो जाएगी और वो कैसी बन जाएगी? सिकल शेप्ड बन जाएंगी। वो इसी के नाम पे सिकल सेल अनीमिया भी कहा जाता है। सिकल शेप वो बन जाएंगी। अरे फिर क्या हो जाएगा अगर सिकल शेप इनकी हो भी गई? तो भाई अगर आरबीसी की शेप गड़बड़ हो गई तो इसके पास, आपको पता है आरबीसी के पास ही हीमोग्लोबिन होता है, तो इफेक्ट मेनली किस पे पड़ रहा है? हीमोग्लोबिन पे। अच्छा, हीमोग्लोबिन पे इफेक्ट पड़ रहा है तो क्या हुआ? तो आपको याद रखना है कि अगर हीमोग्लोबिन जो है वो चेंज होगा, इस पे कोई फर्क पड़ेगा, तो क्या क्या हो सकता है? तो यहाँ पे क्या है, इस चेन में चेंज आ गया तो ये एक म्यूटेंट मॉलिक्यूल बन गया। म्यूटेंट मतलब जिसमें म्यूटेशन हो गई, कुछ चेंज हुआ ना, तो म्यूटेशन वर्ड यूज करा है ना, जिसकी वजह से बॉडी में लो ऑक्सीजन जो है वो टेंशन हो जाएगी। मतलब बॉडी को अच्छे से हीमोग्लोबिन वर्क नहीं कर पा रही, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का बॉडी में, तो अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से दिक्कत आएगी इसको। ठीक है, और इसकी वजह से लो ऑक्सीजन टेंशन होने की वजह से ही धीरे धीरे चेंज हो जाती है शेप। ठीक है, किसकी? आरबीसी की।
तो भाई जब ग्लूटामिक एसिड चेंज हुआ तो सबसे पहले ऑक्सीजन कम हुई, ऑक्सीजन कम हुई तो आरबीसी की शेप चेंज हुई। वो नॉर्मल शेप के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज बाई कनकेव शेप होती है आरबीसी की, इससे जो है वो इलोंगेटेड सिकल शेप्ड जो है वो बन जाती है। एक तो ये क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी में से ही निकलता है क्वेश्चन भी, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि ग्लोबिन चेन, ग्लोबिन चेन, तो आपको याद रखना है बायोमोलिक्यूल में जब हम पढ़ते हैं तब हम देखते हैं वहां पे हीमोग्लोबिन चेन के बारे में थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं, तो वहां पे भी आपको यहाँ से ही एक पॉइंट निकल के आता है कि यहाँ पे बीटा ग्लोबिन चेन में ये मतलब जो है वो चेंज होता है। बीटा ग्लोबिन चेन में जो अमीनो एसिड्स हैं उसका जो 6 नंबर का अमीनो एसिड है उसमें जो है क्या होगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगी, और वहां पे ये सारी चीजें फिर आएंगी। ठीक है जी, तो अभी तक तो ये सारा मैंने आपको बताया कि कैसे सिकल सेल अनीमिया कॉज हुआ। देखो कितने ज्यादा क्वेश्चन है, यहीं से आपके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। एक हमने देख लिया, दैट इज डिसऑर्डर जो कि सिकल सेल अनीमिया है। ठीक है, चलिए एक और डिसऑर्डर मैं आपको बता देती हूँ, है तो ये डेमो क्लास ही आपकी, डेमो जिसको देखना है कि हाँ टीचर पढ़ाता कैसे है उसको पता ही होता है। मैं काफी टाइम से वैसे भी यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ और आप लोगों की काफी टाइम से डिमांड आ रही थी टीजीटी के लिए स्पेशली, तो मेरे जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ के गए हैं टैट कोर्स वगैरह में, और इवन यूट्यूब के थ्रू भी मेरे पास एडमिशंस आई हैं टीजीटी में भी, तो उन्हें पहले सेटिस्फाई करना मेरे लिए इम्पॉसिबल सा था, बिकॉज मेरे पास सेटिस्फैक्ट्री नोट्स और इवन सफिशिएंट टाइम भी नहीं था, बट अभी मैं टाइम निकाल पा रही हूँ। तो हम जो है एक क्वालिटेटिव मटेरियल विद क्वालिटेटिव क्वेश्चंस, और जितना भी डेटा है वो क्वालिटेटिव है और क्वालिटेटिव पे ही बिलीव करते हैं, हेंस आप हम पे बिलीव कर सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप कोर्स ज्वाइन करें तो नीचे आपको जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है इस पे आप हमें कॉल कीजिएगा। मे बी मैसेज पे हम रिप्लाई नहीं कर पाते कई बार क्योंकि बिजी शेड्यूल और बहुत सारा जो मैसेजेस होते हैं कॉल होते हैं उसकी वजह से, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉल ही कीजिएगा। ओके, आ जाइए समझते हैं हम नेक्स्ट डिसऑर्डर विच इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। एज आई टोल्ड यू कि मैं आज के लेक्चर में आपको ऑटोजोमल डिसऑर्डर करवा रही हूँ, तो ये भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। अगेन इट इज ऑल्सो रिसेसिव ट्रेट डिसऑर्डर। ठीक है, अब ये डिसऑर्डर होता क्या है, नॉर्मली हमारे ह्यूमन बीइंग में एक प्रोसेस हो रहा होता है, एक रिएक्शन आप मान लीजिए हो रही होती है, जिसमें जिसमें जो है फिनाइल एलानिन एक मॉलिक्यूल है, फिनाइल एलानिन ये नॉर्मली कन्वर्ट हो रहा होता है, दैट इज इन द टायरोसिन। नॉर्मल रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, ये कन्वर्ट हो रहा होता है टायरोसिन में, और यहाँ पे इसको कन्वर्ट होने के लिए एंजाइम की जरूरत भी होती है। इस एंजाइम का नाम भी आपको याद रखना है, ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज फिनाइल। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो जहां पे फिनाइल कीटोन्यूरिया का पैसेज है वहां पे आपको एंजाइम का नाम नहीं मिलेगा, ये आपको कहीं और जाके मिलेगा जब हम जो है पॉलीजेनिक या पेलियोट्रॉपी वाले टॉपिक पढ़ते हैं। मैं आपको हिंट भी दे रही हूँ कि कहाँ पे ये है, तो वहां पे ये एंजाइम का नाम आपको मिलता है। तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सी, एक सेकेंड, हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम इसका नाम है। तो ये एंजाइम क्या कर रहा है, नॉर्मली हमारी बॉडी में फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा है। अब जो है ये एंजाइम अगर यहाँ पे एब्सेंट हो जाता है तो फिर दिक्कत शुरू होती है। अब ये एब्सेंट हुआ तो फिनाइल कीटोन्यूरिया होना शुरू हो गया, ऐसे समझ लो। जब ये एंजाइम बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा, जो ये मॉलिक्यूल था, कौन सा मॉलिक्यूल, दैट इज फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, ये अब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ये एकमुलेट होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे फिनाइल एलानिन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसकी क्या हो जाएगी, एकमुलेशन, ये एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब अगर एक जगह इकट्ठा ये हो गया, इसकी अकोमुलेशन हो गई, तो क्या होगा, तो थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि ये एक दूसरी कंपाउंड में विच इज कॉल्ड फिनाइल पायरुविक एसिड, इसमें ये बदल गया, प्लस इसके कुछ जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसकी एकोमुलेशन की वजह से जो ये इकट्ठा हुआ है, इसकी वजह से ब्रेन पे भी असर पड़ता है।
ठीक है, अकोमुलेशन हो जाती है कहाँ पे, इन ब्रेन, और इसकी वजह से जो है वो क्या हो जाता है, दैट इज मेंटल रिटार्डनेस। ये इसके फीचर आप बोल सकते हो कि निकल के आते हैं जो, ठीक है, इसकी वजह से साइड इफेक्ट, ठीक है। और कई बार ये अकोमुलेटेड जो आपके पास फिनाइल एलानिन है, कई बार ये जो है यूरिन के थ्रू, अब देखो इसका जो टायरोसिन में कन्वर्ट होना था वो तो ये नहीं हो रहा है, तो कई बार ये यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। तो आपको पता है जब यूरिन पूरा ब्लड जो है किडनी से फिल्टर होके आता है, तो जब जो फिनाइलएलानिन भी किडनी से होके आएगा और यूरिन के थ्रू बॉडी से निकलेगा, तो इससे जो है वो किडनी पे भी असर पड़ेगा। तो इसकी वजह से किडनी की जो है वो पुअर हेल्थ हो जाएगी। पुअर हेल्थ की वजह से किडनी की एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो कम होती जाएगी। तो ये है फिनाइलक्यूटिनिडिया। ऐसे ही एक और डिसऑर्डर है, दैट इज थैलेसीमिया, वो भी एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, बट डेमो क्लास में हम ये 2 डिसऑर्डर देख लिए, तो इससे आप एक समझ सकते हो। बाकी और भी मेरे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ये छोटी सी एक डेमो क्लास आप लोगों के लिए आज के लिए। मिलते हैं हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।